तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको हिंदी में स्कोर बढ़ाने में और हिंदी को समझने में। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए शुरू कर देते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखे करिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो हमको पता है कि स्वर वो चीज़ है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजन है इनके उच्चारण में स्वर सहायता करते हैं। यानी व्यंजनों का उच्चारण अकेले नहीं होता, वो बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकते, लेकिन जो स्वर है उनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता। तो और चीज़ें बता दूँ कि स्वर जो है टोटल 11 होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 13 भी होता है। तो 2 अयोगवा होते हैं, एक अंग एक अ, ये अयोगवा हैं, इनके मिलने से इनकी संख्या 13 हो जाती है, लेकिन वैसे 11 ही मानी जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो विराम चिन्ह का युक्त सही वाक्य नहीं। यानी 4 विकल्प में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने कपड़े मौजूद हैं। तो आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नए नए, यहाँ पे योजक चिन्ह प्रयोग होगा, लेकिन बीच में कोई चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। फिर हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ पे नए नए हैं, तो यहाँ पे योजक चिन्ह प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए नए नए में योजक चिन्ह प्रयोग होगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि यहाँ पे ये सही प्रयोग हुआ है और यहाँ पे अल्प विराम भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे चल क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें। यानी कह रहा है कि किस हिंदी में लिंग जो आधार होता है, लिंग यानी स्त्री है कि पुरुष है, वो किसके आधार पर होता है। तो इसका सही आंसर है संज्ञा के आधार पे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि जैसे राम गाना गा रहा है, कहेंगे ना रहा है, और सीता गाना गा रही है कहेंगे। जैसे कैसे हमको पता चल रहा है कि रहा लगाना है कि रही लगानी है, इसी की वजह से राम संज्ञा है और सीता भी संज्ञा है, तो संज्ञा की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमें लिंग में रहा है लगाना है कि रही है लगाना है। तो इसका सही आंसर है ए वाला। तो संज्ञा से हमें पता चलता है कि लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है, वो स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। इसका सही आंसर है 11। इसका सही आंसर है 11। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम में मैं आपको बता देता हूँ कि तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हिंदी के 11 सर्वनाम हैं। हिंदी के 11 सर्वनाम हैं। एक बार और बता देता हूँ, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हिंदी के सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो प्रविशेषण को ऑप्शन नंबर ए अंत विशेषण कहा है। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंत विशेषण कहा है। तो प्रविशेषण होता क्या है, जैसे हम ले लेते हैं राम सुंदर है। जैसे राम सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर जो हो गया हमारा विशेषण हो गया। सुंदर राम की विशेषता बता रहा है, ये सुंदर है। अगर हम कह दें कि राम यहाँ पे लगा दे बहुत, राम बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। बहुत मतलब बहुत सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता बता रहा है कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यही हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसी को हम प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। सही आंसर है बी 2। एक तो सकर्मक एक अकर्मक। आपको पता ही होगा एक सकर्मक होता है एक अकर्मक होता है, सकर्मक में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कह रहा कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। में ऐसा क्या है। जो ये ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये क्या है। क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, तो ये अव्यय है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कहीं भी शब्द में वाक्य में होता है, लेकिन वो
उन पे संज्ञा लिंग इनका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो कभी नहीं बदलते हैं, ना तो वो बहुवचन होते हैं, ना स्त्रीलिंग ना पुरुषलिंग, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनका कभी भी चेंज नहीं होता, तो उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। जैसे और हो गया, तथा हो गया, इनका प्रयोग आप कहीं भी कर लीजिए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म, यानी कौन सा इसमें लिंग के आधार पर गलत है। तो हम देख रहे हैं श्रीमान का श्रीमती सही है, श्रीमान का श्रीमती सही है, विद्वान का विदुषी सही है, युवा का युवती सही है, दाता का दत्री दिया है, लेकिन होता क्या है, दात्री होता है, दाता का दात्री होगा, दत्री नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो इसका सही आंसर है एक वचन। जैसे चाय जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो जितने भी द्रव्यवाचक चीज़ें होती हैं जैसे चाय, दूध, कुछ भी, पानी, इन सब का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कह रहा कि अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में होता है, किस वाक्य में होता है अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ज्ञानू रो रहा था, यही वाला हमारा सही है, ज्ञानू रो रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यानी अपूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि काम हमारा अभी चल रहा है कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, आराम से खाया जाता है, नहीं, ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, धूप में चला नहीं जाता, ये वाला सही है, भाववाचक संज्ञा, धूप में चला नहीं जाता, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, कह रहा कि कारक के भेद हमें बताना कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर 8। तो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, जैसे वो वाले कारक मतलब जो संबंध बताते हैं, शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम इनके बीच में जो संबंध बताते हैं उन्हें ही कारक कहते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, मैं बता दूं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। तो इनका जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है हरे, तो ये इनका चिन्ह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा कि आद्रक का तद्भव, ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है अदरक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, इसका तद्भव होता है अदरक। आगे चलते हैं, कह रहा कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अनुगामी में कौन सा उपसर्ग लगता है, तो बता दूं कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर बनाता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं, यानी शब्द के पहले जोड़ता है। तो उपसर्ग में अनुगामी में, तो यहाँ पे अनुगामी में अनु उपसर्ग लगा है, इसका सही आंसर है सी, अनु उपसर्ग, अनु प्लस आगामी, अनुगामी हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ती पे छोटी की मात्रा है, तो सबसे पहले छोटी की मात्रा ले लेंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ईमा प्रत्यय लगा है, ई छोटी की मात्रा और माँ, ईमा, रक्तिमा, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुराग का विलोम, तो अनुराग का विलोम हो गया विराग, अनुराग का विराग, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, अनय शब्द का परिवाची, अनय शब्द का विपरीतार्थक, अनय का विपरीतार्थक, तो अनय का हो जाएगा नय, नय का अनय, अनय का नय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, कह रहा कि विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित रेखांकित शब्द का परिवाची नहीं है, यानी जो पास शब्द है उसका हमें परिवाची नहीं है। तो निकट मतलब पास होता है, इसका परिवाची होगा, समीप मतलब पास होगा, ये भी होगा, सन्निकट मतलब पास होता है, ये भी, तो दूर इसका परिवाची नहीं है, दूर इसका परिवाची नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कह रहा कि आडंबर का परिवाची शब्द नहीं है, आडंबर का परिवाची शब्द नहीं, तो आडंबर का परिवाची शब्द, आडंबर मतलब ढोंग करना, बातें बनाना, तो ढोंग ये आडंबर का परिवाची है, पाखंड ये भी आडंबर का परिवाची है, ढकोसला, ढोंग, पाखंड, ढकोसला, ये सब आडंबर के परिवाची हैं, लेकिन दर्प जो है आडंबर का परिवाची नहीं है, दर्प मतलब होता है घमंडी, ठीक है, तो ये इसका परिवाची नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, तो मैं बताऊँ यहाँ पे क्या किया गया, जैसे ये गुलाब है, ये चमेली है, ये रातरानी है, तो ये सब क्या है, ये फूल है, ये सब फूल के नाम है, और ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो जाएंगे तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन बेला जो है
ये भी फूल है लेकिन ये अनिकार्थी भी है। कैसे? जैसे समय का ये अनिकार्थी है, समय नहीं। हम बोलते हैं कि गांव में जैसे बोला जाता है कि ओ बेला से काम करेंगे, बेला बेला मतलब ओ बेला से काम करेंगे, इस बेला से काम करेंगे, ठीक है। तो बेला जो है समय का अनिकार्थी शब्द है, तो बेला जो है हमारा अनिकार्थी शब्द है, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। कह रहा कि किस विकल्प में युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ये देख लेते हैं। पहला तो अनिल का मतलब हवा होता है, ये तो सही है। अगर अनिल और अनल का मतलब हवा होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंश मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, अंश, मैं उसका अंश हूँ, अंश या हर। जैसे अंश या हर, जैसे बोला जाता है ना कि वो मेरे शरीर का अंश है, तो अंश मतलब हिस्सा और अंश मतलब कंधा, तो ये भी सही है। अपेक्षा मतलब आशा करना, तो ये भी सही है। उपेक्षा मतलब निरादर करना, तो ये तीनों तो सही है। उसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। अवलंब का मतलब होता है अधर दिया है, लेकिन अवलंब का मतलब होता है आधार। जैसे नहीं, हमने अगर साइंस आपने पढ़ा होगा, जो परावर्तन कीड़े होती हैं उसमें परावर्तन कीड़े होती हैं, ये अविलंब आता है। परावर्तित किरण यहाँ से आती है, यहाँ चला जाती है, तो ये जो है इसे अवलंब बोला जाता है, यानी ये इसका आधार है। ये आधार है और ये अविलंब है, ठीक है। तो अवलंब का मतलब आधार होता है और अविलंब का मतलब होता है तुरंत, यानी अविलंब का मतलब तुरंत होता है, अविलंब यानी बिना विलंब किए, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है परलोक से संबंध रखने वाला। पारलौकिक, ऑप्शन नंबर डी सही है, पारलौकिक, ठीक है। आगे कह रहा कि जिसका मूल्य आका न जा सके, जिसका मूल्य आका न जा सके, आंसर सही है इसका अमूल्य। इसका सही आंसर है अमूल्य, जिसका मूल्य आका न सके। बहुमूल्य तो जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ये कौन सी संधि है? तो हमको पता है स्वर संधि 4-5 प्रकार की होती हैं। एक तो दीर्घ संधि, एक तो गुण संधि, एक तो वृद्धि संधि, एक तो यड़ संधि, एक तो अयादि संधि। तो अगर अ जुड़ता है, अ या आ जुड़ता है तो वो दीर्घ संधि होता है, और अगर ए हो जाता है, ए हो जाता है तो वो गुण संधि हो जाता है। अगर यहीं पे ए हो जाएगा तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलते हैं। अपादमस्तक किस समास का उदाहरण है? तो अपादमस्तक अव्ययी समास का उदाहरण है, ठीक है। अपादमस्तक हमारा अव्ययी समास का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अपादमस्तक, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कि वर्तनी की दृष्टि से कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यदि उसकी तलाशी लोगों को घड़ी मिल जाएगी, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना पड़ता है, ये भी सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही है। हम देख रहे हैं डी वाला, यौवन वो अकाल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ पे निर्माण ऐसे लिखा जाता है, न नहीं रहता है, निर्माण र, यहाँ पे र नहीं है, यहाँ पे न है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 4 होता है। एक तो विभाव, एक तो विभाव, एक तो अनुभाव, एक संचारी भाव, एक अस्थाई भाव, ठीक है। व्यभिचारी भाव बोलते हैं, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, एक संचारी भाव, ठीक है। अब तो रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे चलते हैं कि क्या दे रखा है, अनुष्टुप क्या है? पूछा है कि अनुष्टुप क्या है? छंद है, रस है, एक गुण है, एक अलंकार है। तो इसका सही आंसर ए वाला, तो अनुष्टुप एक छंद है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हार न छुड़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति दे रखी है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसको पढ़ने के बाद हमको पता चला है कि ये जो है अनत्या अनुप्रास अलंकार है, ये अनुत्तरा अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त वर्ड और यहाँ पे द वर्ड, यहाँ पे त वर्ड, तो इनकी आवृत्ति हो रही है, जो शब्द हैं उनकी आवृत्ति हो रही है। तो जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्डों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। और ये सुनने में बहुत ही
ठीक लगता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पे अत्यन्य अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर है लंदन, ब्रिटेन। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि आगे हाथ न पीछे पगा। आगे हाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा हमारा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, आगे चलते हैं, बूथ बूथ से घर बटे, सॉरी बूथ बूथ से घट भरे, यहाँ पे हमें खाली स्थान भरना है। तो टपकत रिको हो, ऑप्शन नंबर ए टपकत रीतो हो। जैसे बूथ बूथ से कोई घड़ा भर जाता है, बूथ बूथ से अगर छोटा कोई काम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं तो काम पूरा हो जाता है, वैसे ही अगर हम काम में ढिलवाई करते हैं या छोटी छोटी हानि करते हैं या कुछ भी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं तो वो काम भी हमारा पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा है। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का विभाजन 4 भागों में किया है। एक तो आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, इसका जो समय है वो 1050 से 1375। एक पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, जिसका समय काल है 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं 1700 से 1900। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है 1900 से 1984 तक। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित, अब हमारा यहाँ पे गद्यांश आ गया तो मैंने गद्यांश को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो आप लोग भी पढ़ लीजिए। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले इसको पढ़ लीजिए, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो खुद गद्यांश यहाँ पे दे रखा है और भी नीचे मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा देता है, तो इसे भी आप लोग पॉज करके 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे दिखा देता हूँ आप, तो यहाँ पे भी है उसी का गद्यांश का ही भाग है, मतलब इतना बड़ा दे रखा है, कितना मोबाइल में कोई बताएगा, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है 2 बार 3 बार, तो आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। अब चलते हैं अपने आंसर पे। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो इसका सही आंसर है ए, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान के शरण में मानते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। आत्मा ही विजय की मृत्यु पर मोक्ष है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए वाला, मृत्युंजय का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः उपसर्ग बताना है, यानी व्याधि और सुयोग में कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं। तो व्याधि में वी उपसर्ग और सुयोग में सु उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि संघमित्रा और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। संघमित्रा और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी है, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।